She is the recipient of the Police Medal for Meritorious Service, Antarik Suraksha Padak and Kathin Seva Padak and many more. अब हम गुजारिश करेंगे बोधि सत्वा जी से कि कृपया वो मंच पर पधारें। आप हिंदी के लेखक हैं। अनेक लंबी कहानियों के अलावा अपने 3 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। आप भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, संस्कृति पुरस्कार और हेमंत स्मृति सम्मान से सम्मानित हैं। We would like to call on stage Parimal Hansdaji. He's a teacher in Onda High School. Hansdaji is proficient in Santali, Bengali, Hindi, and English. He has 5 books published. The awards won by him are Sahitya Akademi Yuva Puraskar and the Panja Award. इनके साथ ही हम बुलाना चाहेंगे रंजन कुमार दास जी को। He writes in Odia and is presently serving as the Director, Odia Language, Literature and Culture Department. He has 14 poetry collections, 2 travelogues, 5 prose collections, 1 short story collection, translated collections to his credit. He also writes stories and dialogues in Odia movies. We would request Rita Singh ji to kindly take her place on stage. Is Rita Singh ji amongst us? No, okay. We would request Vinita Agrawal ji. Ma'am, kindly take your place on stage. She is an author of 4 books of poems. Vinita ji is an award-winning poet, editor, translator, and curator. A joint recipient of the Rabindranath Tagore Literary Prize and winner of the Gayatri Gamarsh Memorial Award for Literary Excellence. अब हम आग्रह करेंगे अजय शर्मा जी से कि वो अकादमी की ओर से सभी सम्मानित राइटर्स, पोएट्स का सम्मान करें अंग वस्त्र पहनाकर। सर्वप्रथम हमारे अध्यक्ष अरुण कमल जी। विनीता अग्रवाल जी। नीतू जी। बोधि सत्वा जी। परिमल हांसदा जी। आप सभी से अनुरोध है अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे रखें या उन्हें स्विच ऑफ कर दें। हम सत्र को प्रारंभ करते हैं। थोड़ी सी शांति बनाए रखें जिससे इतनी सारी भाषाओं में जो हम पोएट्री अभी सुनने जा रहे हैं उसका हम लुत्फ उठा सकें, मायने समझ सकें अच्छे से। तो अनुग्रह करते हैं अरुण कमल जी से कि वो इस सत्र को प्रारंभ करें। Sir, can we give you a mic there? Or you want to come? तो 2 लोग को बोलना है ना जी, 2 लोग बोलेंगे ना। वो बोलना नहीं है किसी को। वो दोनों लोग नहीं आ पाए। आप अपने विचार रख दीजिए फिर हम अपना हम आखिर में करते हैं। ठीक है, आप बोलिए उसके बाद आप जिसको चाहें तो नहीं। ठीक है, कविता पाठ से ही शुरू करते हैं। आदरणीय रघुवीर चौधरी जी, लीलाधर जगुड़ी जी, मोहन जी, विभिन्न भाषाओं के कवि और लेखकगण और हमारे साथ मंच पर बैठे साथी लेखक, आज की इस गोष्ठी में 2 बातें होनी थीं। एक तो 2 लोगों को बोलना था कि मेरे लिए कविता का क्या मतलब है, लेकिन वे दोनों लोग अभी मतलब ढूंढ रहे हैं, वो आ नहीं पाए हैं। इसलिए इस विषय पर बात
तो हो नहीं पाएगी। लेकिन मुझको लगता है कि हमारे कविगण जो कविता पढ़ेंगे उसी से पता लगेगा कि उनके लिए कविता का क्या मतलब है। और हम सब के लिए, हम जो इस छोटे से हॉल में बैठे हैं उनके लिए भी, और बाहर जो हैं उनके लिए भी, कविता का क्या मतलब है। क्या कोई एक मतलब कविता का हो सकता है? या जैसे जिंदगी के बहुत मतलब होते हैं, और जितने मतलब जिंदगी के होते हैं उतने ही मतलब कविता के होते हैं। हर आदमी की जिंदगी होती है और हर आदमी की जिंदगी अलग अलग होती है। जितने जीव जंतु हैं, कीट हैं, पतंग हैं, यहाँ तक कि मिट्टी, पानी और पत्थर है, आसमान है, सबका जीवन है। और इसीलिए सबकी कविता है, और इसीलिए इतने तरह की कविता संभव है, और कविता के इतने इतने मतलब संभव है। वे लोग आते तो इस पर ज्यादा बोलते, बात करते, लेकिन मैं आखिर में दो चार बातें इस पर कहूंगा। लेकिन पहले हम लोग कविता से ही शुरू करते हैं। तो इस काव्य पाठ में हम 6 लोग हैं, और 1 घंटे का समय है हम लोगों के पास। 1.5 घंटे का, ठीक है। 10-10 मिनट, मोटा मोटी 10। नहीं, वो सब लोग बोल देंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ, हम आखिर में बोल देंगे, आखिर में बोल देंगे। और मेरा आग्रह है अपने सभी साथियों से कि वो भी थोड़ा सा कुछ बोल दें। जैसे 1.5 घंटे का समय है, तो लगभग 15 मिनट तो कुछ वो बोलें कि उनके लिए कविता का क्या मतलब है। वो चाहे तो हिंदी में बोले, चाहे तो अपनी भाषा में बोले। इसकी फिक्र न करें कि दूसरे लोग उसको समझेंगे या नहीं, ये कितना समझेंगे, क्योंकि अपनी भाषा में ही हम कविता को ग्रहण करते हैं, लिखते हैं और समझते भी हैं। तो ये मेरा आग्रह है, और यही, अगर आप लोग सहमत हों तो हम लोग ऐसा करें। तो एक तरफ से बढ़ें, हम रंजन कुमार दास जी से आग्रह करते हैं। आप उड़िया के बहुत बड़े कवि हैं, और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज वो यहाँ उपस्थित हैं। तो आप चाहें तो वहां से हाँ, सम्मान्य अध्यक्ष जी, मेरे साथ जो मंच पे बैठे हुए हैं वो कवि साथियों, और मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, मेरे उड़ीसा से बहुत सारे दोस्त आए हैं और डिफरेंट स्टेट से भी आए हैं। सब लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। मैं पहले केंद्र साहित्य अकादमी को अपना कृतज्ञता ज्ञापन करूंगा कि हमको बुलाया है यहाँ पे। This is almost a lifetime opportunity for any of the participants who have come here. तो पहले just like a shelter for us sometimes. जब मन में बहुत दुख होता है, मन में कभी प्रॉब्लम आ जाता है, हम कविता के पास चले जाते हैं, तभी वो लगता है मेरा माँ है। कभी हम जब पोएट्री क्रिएट करते हैं, तभी लगता है ये जैसा अपना बेटी है। कविता हमारा बेटी बन जाता है जब हम उसे क्रिएट करते हैं। तो
ऐसा भी बहुत सारे समय लगता है। अपने बच्चों के साथ जब हम खेलते हैं हमको बहुत कंफर्ट, बहुत सोलास मिलता है। तो पोइट्री के पास जब हम चले जाते हैं बेटी समझकर उसको, हमको लगता है कि हम बहुत एक कंफर्ट जोन में हैं। फिर जब कविता हमारे साथ चलता है, हाथ में हाथ पकड़ के, तो लगता है जैसे हमारे दोस्तों के साथ हम है, हमारे वाइफ के साथ है, फैमिली के साथ है। तो कविता कभी माँ बन जाता है, कभी फ्रेंड बन जाता है, कभी वाइफ बन जाता है, कभी बेटी बन जाता है। ऐसे डिफरेंट रूप में कविता हमारे पास आता है। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट पोएट्री। इट्स जस्ट ए shelter for us at different points of time. That is all I can say what poetry means to me. Now I'll go to recite my poetry poem in Oriya, and I'll also render its English translation. इस कविता की उड़िया नाम था एक्चुअली आत्मनेपदी। आत्मनेपदी इंग्लिश में जिसको हम बोल सकते हैं soliloquy. Explained stanza wise. ए दृश्य आउ देखि हो नाही, पारिबो जदि अंध करि दियो अवशिष्ट जीवन पई। ए दृश्य आउ देखि हो नाही, पारिबो जदि अंध करि दियो अवशिष्ट जीवन पई। इसका मतलब है sorry gentlemen, sorry, I can't withstand the gory spectacle all around. Oh God, oh God, if you can, please rob me of my eyesight and save me from witnessing all this nonsense. Next para is ए कोलाहल आउ सुनी हो नहीं, पारिबो जदि बधिर करि दियो मते अवशिष्ट आयुष पई। In English it will be, I can't bear with this screeching pandemonium all around. Oh God, if you can, please make me deaf for the rest of my life. I will not be able to listen to all this nonsense pandemonium. एते सब मिछ खंज कपट आसु नाही, पारिबो जदि मते मुक करि दियो अवशिष्ट काल पई। Truly, I am not able to lie to anybody. I cannot make a false statement to anybody. I am not able to do that, nor able to speak half truths even, nor even able to remain silent. चुप नहीं रह सकता. Oh God, please see if you can mute me indefinitely so that I don't have to utter these falsehoods. एते सब घात संघात संभाली पारु नहीं, पारिबो जदि अथर्व करि दियो अवशिष्ट समय सरिबा जाए। My heart is so timid, friends. My heart is so timid. I am unable to face the heat and dust of life. Oh God, if you can, dump me into the cold dungeons of solitude where nobody can step in to torture me anymore. ता भितरे दिव्य द्रष्टा हेबार वरदान दियो प्रभु। देखिबि सोरिष क्षेतर हलदी रंग, शून्य श्रवा कर मते, शुणिबि महुमाछीर जेते गुणुगुणु गीत, मधुक्षरा किछि भाषा दियो मते, कहिबि मन गहनर अव्यक्त कथा सबु, सूक्ष्म मनन दियो प्रभु, देखिबाको असुमारी स्वप्न समूह। इसका मतलब है, गिव मी द ब्लेसिंग्स ओ गॉड टू सी बियॉन्ड माय टाइम एंड प्लेस। आई वांट टू विटनेस the loveliness of your creations. Oh God, give me the powers to hear the supersonic musics of universe. Give me a glittered voice to speak the unspoken words of humanity. अवशेष रे आउ किछि नहे, खाली प्रेमिकर हृदयटिए दियो, सारा महु फेणा को आस्वादन करिवा पई, जंत्रणा किछि दियो, अनुभूति को शानित करिवा पई. Last but not the least, adorn me with the hearts of a lover boy as you have won, and bless me with the ability to flutter like a honeybee who can gather the divine nectars. Let me have the panacea to forget the pains of living all around me. तापर जे जहा भाबुची भाबू,
केही मते क्षमा कले करंतु न कले नाही मु लेखिबि सब कविंकर आत्मचरित सारा राति लहु लुहाण हेई I vow once I am blessed by you, I will pen the biography of all poets who pass sleepless nights with wounds in their heart and etches all over their body, but still they keep on writing with their blood and tears the untold miseries of humanity. Thank you. बहुत धन्यवाद रंजन कुमार दास जी, आपने जो छोटा सा वक्तव्य दिया और कविताएं पढ़ी इसके लिए। अब हमारे अगले कवि हैं परिमल हंसदा जी। आप संताल परगना से, आप पश्चिम बंगाल से आए हैं। संताली भाषा के महत्वपूर्ण कवि हैं और हम इनसे भी आग्रह करेंगे ये थोड़ा सा बोले कि कविता का इनके लिए क्या मतलब है, क्योंकि संताली हमारे देश की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और वो अभी भी लिखने के साथ साथ बोलने की भी बहुत बड़ी भाषा है और वहाँ गीत, संगीत, नृत्य सब एक साथ मिलते हैं और जीवन के उन पक्षों को वो भाषा व्यक्त करती है जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोग कम जानते हैं। तो और संताली कविता महान है, जो लोक गीतों के संकलन है संताली के, मुंडारी के, वो अद्भुत है। तो मैं हंसदा जी से ये भी आग्रह करूंगा कि वो कुछ शब्द बोले कविता के लिए, कविता का उनके लिए क्या है। और माइक को जरा सा देख लिया जाए, वो आवाज कुछ, हाँ वो माइक को जरा ठीक किया जाए। कविता क्या है, इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि कविता मेरा हृदय का आवाज है, क्योंकि मैं साहित्य का छात्र नहीं था, मैं साइंस का छात्र था। मैं पहला कविता संताल में पाठ करूंगा, बाद में हिंदी में पेश करूंगा। कविता का शीर्षक है उपरुम। बदल जदि सानायत मेया इन एनखान आम दो चेदा बाम बदलक कना, धर्मेम बदल होचोन कना, जानाम पारसी ते रोड़ेम मनाइन कना, रोहित एगेर कते ए मितिन कना आमा लाक्चार आरिजिते तगे ताराम। इन्हें डिंडरेम उड़ा दुवर केदा, इन्हें चास दुरितेम जोम किसरे ना, एनहो चेदा ए मितिन कना इखन निधर नाचार। नेल में इन बदल लगी आमगेम जुदोजिना, इन्हें उपरुम आद लगी तेहम कारियामिना, मुझे रेदो आमगे जहाँ तीने एम बदलिना इन दो पले उन्हें दो बांग। हिंदी में शीर्षक है पहचान। बदलना अगर चाहते हो मुझे, तुम क्यों नहीं बदल नहीं जाते। धर्म बदलने के लिए कहते हो, मातृभाषा में बोलने से रोकते हो, बलपूर्वक कहते हो अपने संस्कृति है चलना। मेरे जमीन पर घर बनाए, मेरे खेत से तुम्हारी धन दौलत बने, तुम फले फूले फिर भी कहते हो मुझे गरीब निर्धन। देखो मुझे बदलने के लिए तुम अलग हुए, मेरे पहचान लुप्त करने के लिए भी तुम्हारे पसीना बहे, अंत में तुम जितने बदले शायद मैं उतना नहीं। दूसरा कविता में हिंदी में पढ़ रहा हूँ, शीर्षक है अमावस्या। धरती खो गया है घन अंधकार में, चंद्रमा के पीछे अनियंत्रित समुद्र के लहरें डोरा दिया है मेरे हृदय के गहराई। घर के पीछे बिल्ली के चिल्लाहटे, पनेलो खेत से सियार के शीतकार, चमगादड़ कोक डाले से बहती हवा, सोहराय की रात भी डरता है। जुगनू दे दिया है प्राण, धनी इस दुनिया में गरीब हुआ है उल्लू, शहरों से सुनाई दे रही है बम धमाके की आवाज। तीसरी कविता हिंदी में शीर्षक है लुगुबुरु।
कभी कभी सोचता हूँ लघु बुरु को कंधा में ढोकर लाऊं। देश के लोग गुस्सा करते पर भी खूब लघु बुरु को प्यार करना भूलूंगा नहीं कभी। समाज छोड़ रहा है अनैतिक कामों से, कुएं का पानी खून में फैला दिया बीज। सोच नहीं पा रहा अभी मैं कहाँ जाऊं। दिन प्रतिदिन बढ़ रही है मारकाट, छिनताई, बलात्कार, शोषण, अत्याचार लगा हुआ है बेहिसाब। इसे हालत में जिंदा रहूंगा कैसे। लघु बुरु में बिछा हुआ है दरबार चटनी। सीता नाला में स्वच्छ पानी बह रही है हर घड़ी। लाखों तस्वीरों से भरा हुआ है हरे पड़े धर्म की पथरीली सीढ़ी बिछा हुआ है वहाँ। इसलिए कभी कभी सोचता हूँ लघु बुरु को कंधा में ढोकर लाओ, जाकर शौच आंगन पर स्थापित करो, सुबह शाम जोहार करने के लिए। थैंक यू। ये देखने के लिए आ गया कि माइक में गड़बड़ी है या बोलने वाले में गड़बड़ी है या सुनने वाले में है। ये माइक आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये चालू नहीं था। नहीं सर, चालू था। अच्छा, चालू था, बंद किया गया फिर चालू किया गया। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं? कविता का एक मतलब ये भी होता है कि वो सभी आवाजों को हम तक पहुंचाती है। जो नहीं बोल सकते उनकी भी आवाज, और जिनके पास कोई भाषा जैसी चीज नहीं है लेकिन अनुभव उनको भी होता है। मुझको याद है मैंने एक बार पढ़ा कि राजस्थान में वो पत्थर है तो पानी कैसे निकलेगा, कहाँ निकलेगा। तो जो पुराने लोग थे उनमें से एक था जो पत्थर के पास कान लगाता था और एक कील से उसको ठोकता था और कुछ सुनता था और बताता था यहाँ पानी है या यहाँ नहीं है। लोगों ने पूछा आपको मालूम कैसे होता है? तो बोलता है कि पत्थर की भी तो आत्मा है, मैं वो आवाज सुनता हूँ, वो संगीत सुनता हूँ और तब मुझको लगता है कि यहाँ पानी है। पत्थर के भीतर से पानी की वो आवाज आती है। तो कविता उस आवाज को भी पकड़ती है मेरे लिए। और हम सबके लिए कविता का ये भी मतलब है, बहुत से मतलब है कि हम कविता आखिर पढ़ते क्यों हैं, सुनते क्यों हैं। कहा गया है कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। मनुष्यता की ये मदर लैंग्वेज है, ह्यूमैनिटी की सारी कविताएं। कई बार कहा गया कविता खत्म हो जाएगी, कौन कविता सुनता है, कौन पढ़ता है। अभी के समय में जब दुनिया इतना आगे बढ़ गई, सबके पास नए नए यंत्र हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, फिर लोगों ने कहा कि कविता को कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा, खत्म हो जाएगी। लेकिन हम सब देख रहे हैं कि कविता पहले से ज्यादा संख्या में लोग पढ़ रहे हैं और लिख भी रहे हैं। इतने सारे कवि एक साथ खुद हमारी भाषा में कभी भी सक्रिय नहीं थे, भक्ति आंदोलन और छायावाद को छोड़ के। ये बहुत बड़ी घटना है और ये बतलाता है कि कविता का मतलब हम सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। हम सब लोग कविता सुनना, पढ़ना चाहते हैं। कई बार हमको कविता नहीं भी मिलती है। पाब्लो नेरुदा ने कहा था कि रोटी में और कविता में सबका हिस्सा होना चाहिए और ये हिस्सा मिलना चाहिए उसको। जैसे साहित्य अकादमी, जो इस देश की सबसे बड़ी साहित्य संस्था है, पिछले लगभग 70 वर्षों में उसने बहुत काम किए हैं इस तरह और कविता को लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन मेरे लिए कविता का क्या मतलब होता है?
जब मैं सूरदास को पढ़ता हूँ, आज तो बधाई बाजे मंदिर महर में, आज तो बधाई बाजे मंदिर महर में, तो मन झूमने लगता है और एक खुशी का एहसास होता है भीतर। जब मैं मीर को पढ़ता हूँ, घर में जी लगता नहीं उस बिन तो हम होकर उदास, दूर जाते हैं निकल हिजरां से घबराए हुए। तो एक जो उदासी हम पर तारी होती है, एक अकेलापन, और रात में बिल्कुल निबिड़ रात्रि में बिल्कुल अकेले एक जगह एक कमरे में बंद, एक रोशनी हल्की रोशनी में, और उस उदासी, उस अकेलेपन, उस सुनसान का अनुभव हमको इसको पढ़ते हुए होता है। तो ये भी होता है। तो कविता के कई कई मतलब होते जाते हैं। इसी तरह जब मैं कालिदास को पढ़ता हूं तो रोमांच से भर जाता हूं, और मुझको लगता है कि जीवन के हर गतिविधि में कोई संगीत है, दुख भी है, सुख भी है। और रघुवंशम महाकाव्य का जो पूरा रघुकुल का महाकाव्य है, शुरू से अंत तक पढ़ते हुए अग्निवर्ण राजा तक, तब मुझको लगता है कि समय कैसे बीतता है। एक बहुत मुश्किल काम कविता के लिए या कला मात्र के लिए है समय की गति को पकड़ना, हाउ टू कैप्चर द पैसेज ऑफ टाइम एंड हाउ टू कन्वे दैट फील टू अदर्स, कि ये समय कैसे बीत रहा है। तो ये रघुवंश महाकाव्य को पढ़ के लगता है। इसी तरह मैं जब विदेशी कवियों को भी पढ़ता हूँ, जो विदेशी कवियों को मैं पढ़ता हूँ उनमें अधिकतर तो अनुवाद के माध्यम से हम तक आते हैं, लेकिन मूल अगर अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ, एक अकेली वही विदेशी भाषा है जो अब देशी भाषा भी हो गई है, तो एक केवल उसी में को मैं पढ़ सकता हूँ। शेक्सपियर का नाटक है हेनरी द फिफ्थ। उसका एक प्रसंग है कि हैम्स्टेड फेयर है, मेला है, पशुओं का मेला है। पहले गांवों में भी पशुओं के मेले बहुत लगते थे, अब कम हो गए हैं, लेकिन लगते हैं भारत में भी बहुत। तो दो किसान अगल बगल के गांव के अचानक मिलते हैं, और उनका एक दोस्त इस बीच गुजर गया है। तो पहले दोनों लिपटते हैं और उसकी याद करके बहुत दुखी होते हैं, लगभग रुआंसे हो जाते हैं, कि तभी अचानक एक बोल उठता है, ओ व्हाट ए पेयर ऑफ बलॉक्स। अब अभी तक तो वो रो रहे थे, अभी तक तो वो मातम मना रहे थे, और अचानक ये एक बैलों का जोड़ा उनको इतना सुंदर लगा कि वो मोहित हो गए। कविता बार बार मृत्यु से हमें जीवन की तरफ भी ले जाती है, मातम से जश्न की तरफ भी ले जाती है। कविता का यह भी मतलब होता है। कविता के बहुत सारे इस तरह होते जाते हैं। निराला को जब मैं पढ़ता हूँ, तो लगता है मैं अकेला आ रही मेरे दिवस की सांध्य वेला। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ ये पंक्तियां अलग तरह से हमें प्रभावित करती हैं, हम पर असर डालती हैं। कविता का यह भी अर्थ होता है। और कविता का एक अर्थ वो भी होता है जो अपनी किशोरावस्था से लेकर अब तक दुनिया की महान प्रेम कविताओं ने हमें सिखलाया, और हमें प्रेम करना सिखलाया। स्त्री और पुरुष के सौंदर्य को समझना सिखलाया। ये कविता का मतलब है। अगर कविता नहीं होती, जिसमें मैं लोकगीतों को भी शामिल करता हूँ, लोकगीत सबसे पहले सबसे प्राथमिक कविताएं हैं हमारी, और उन्होंने भी यही सिखलाया हमको। लेकिन इसके साथ साथ मैं सोचता हूँ कि कविता और क्या मेरे लिए इसका मतलब हो सकता है। बहुत से मतलब है अकेले में पढ़ते हुए,
और कई बार एक साथ गाते हुए, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये भी है। या फैज का, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, बोल की सुतमा जिस्म है तेरा, बोल की जान अब तक तेरी है, ये भी है। जो सब बहुत सारे लोग एक साथ जब गाते हों, कविता वैसे भी होती, बिल्कुल अकेले में भी होती। लेकिन मुझको हमेशा लगता है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में कविता ने अब तक मनुष्य को क्या सिखलाया, दुनिया की हर भाषा की कविता ने। ज्यादा विस्तार में मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने आदि कवि का स्मरण करते हुए, वाल्मीकि का स्मरण करते हुए, वाल्मीकि ने व्याधे को शाप दिया, उसने मिथुन रथ क्रौंच पक्षी का वध किया था, और हमारी आदि कविता वहीं से शुरू होती है। वो कविता एक साथ प्रेम का उत्सव है और व्याधे को शाप है। दुनिया की सारी कविता प्रेम करने के पक्ष में है और प्रेम का उत्सव है, साथ साथ वो हर वधिक के लिए शाप है। जो भी काटता है, मारता है, हिंसा करता है, उसके लिए शाप है। कविता का ये भी मतलब है हमारे लिए, और ये हमारे आदि कवि ने सिखलाया है। और जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं और राम भरत को लौटाते हैं, जब तुम लौट जाओ, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, मैं तो अब बीहड़ वन में जा रहा हूं, और शाम हो रही है, कहते हैं भरत तुम लौट जाओ, और मैं भी अब चलता हूं, और मेरे लिए तो अब रातें और भी लंबी होंगी। सोचिए कितना महान काव्य है ये, कि उस बीहड़ वन में राम सीता के बिना होंगे और अब उनकी रातें और भी लंबी होंगी। इस तरह रातों को समझना सिखलाया, अकेलेपन में रातों का अर्थ। और जब वो पहुंचते हैं, अब लगता है कि अब सीता की मुक्ति हो जाएगी, वो धरती पर सोते हैं और कहते हैं कि मुझको बस ये संतोष है कि जिस भूमि पर मैं शयन कर रहा हूं, उसी भूमि पर सीता भी शयन कर रही है। दोनों कितनी दूर हैं, ये भाव, और ये भाव हम सब में होता है। कोई कहीं भी हो मनुष्य, वो हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं, और यही सहित का भाव है, और ये काव्य है। तो कविता का अर्थ ये भी होता है। और कविता जो संगीत हमारी भाषा का है, उसको सबसे ज्यादा खोल कर रखती है। मांझी न बजाओ बंशी, मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता। मांझी न बजाओ बंशी, मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता। ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। और ये संगीत जो हमारी भाषा का है, वो हम तक पहुंचता है। पंत जी ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया, रोमहास, कि शब्दों का भी एक रोमहास होता है। जैसे हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, वैसे ही शब्दों के रोए हैं, वो खड़े होते हैं, और वो भाषा का संगीत है। तो कविता का मतलब हमारे लिए ये भी है। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर कोई एक मतलब मुझको खोजना हो, तो वही है जो आदि कवि ने हमें सिखलाया। कविता प्रेम के पक्ष में हर वधिक को शाप है। धन्यवाद। अब मैं विनीता अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं, और माइक भी अब वो तो अंत में आखिर में मैं रखे, मैं सुनाऊं, ऐसे मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। तो विनीता अग्रवाल जी अंग्रेजी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं और इंदौर में रहती हैं।
और अब मैं चाहता हूं कि वो भी कुछ बताएं कि उनके लिए what poetry means to her and to her generation as well. So, Vinita ji, please. So very good afternoon, everyone. Thank you, Sahitya Academy and the Ministry of Culture for organizing Unmesha and inviting me. It's a pleasure and an honor to be reading for all of you. Very good afternoon to our respected chair, Arun Kamalji, and all my fellow participants on the dais, and to all the friends and colleagues who've come here and joined me for the reading. Thank you so much for your patience and your interest. So I just want to repeat what Arun Kamalji said. I just want to make an instant translation into English when he says that poetry is a message of love and a curse against violence. It's so beautifully said. And in order to explain what poetry means to me, I'd like to narrate an incident from Mughal history. Bahadur Shah Zafar, who was the last Mughal king of India, he was exiled to Rangoon in Burma. And one day, his sons were killed. They were unarmed, they were captive, and they were brutally killed. And I don't know if it's a myth or if it really happened, but one of the, I think it was Mirza Jahangir's head was brought to Bahadur Shah Zafar on a platter. And it must have been a very, very deeply, deep moment of grief and horror for the poet. And all he did was, he didn't cry, or he may have done, who knows, but what he really did was he wrote a poem. And the desperation with which he must have reached for his pen at that moment of deep grief and deep horror is the same desperation with which I reach for my pen when I write poetry. So poetry for me connects me to myself. Poetry is my anchor. It's the peg to which I tie the tent of my life. And Arun Kamalji had narrated an incident from Rajasthan about finding water through the soul of stones. And I want to start my reading. And through these poems that I'm going to read to you, I'd like to make and connect with all of you. And in order to make that connect, I've chosen poems that reveal my own journey in life through these poems. I come from the town of Bikaner, the city of Bikaner. I was born there, but I never grew up there. I grew up in other places in India, but Bikaner has always been a big vacuum inside of me. It beckons me and I long to go there, but somehow there is just no reason to go back there. So I wrote a poem, a set of 3 poems titled The City as a Muse. And out of that, I'd like to read the one dedicated to Bikaner, the city of my birth. I can't write about Bikaner without feeling the sand climbing my fingers. Can't utter its name without tasting the panna made in Amma's flower kitchen. Can't forget the scent of ripe musk melons, water walking on terracotta feet towards me, camphor in the rajais. Can't see it without pagan pigeons fluttering in at dawn, skies cracking like a parchment flicked open. Bikaner, a birthmark on the body of my life. If I'm marble, it is the visible vein. Women, their heads guillotined in pallus and dupattas, their fingers on my pulse. 0-watt evenings, the heart scraped to belong. Belonging is also lonely. No, you'll never take Bikaner out of me. It's already knee-deep in my love letters. The second poem I'm going to read to you is based on the Sanskrit word for lotus. In Sanskrit, there are 18 words for lotus. It's titled Ja. Ja in Sanskrit means born from. Ambuja, Nirja, Pankaja, Saroja. Before I continue, I must tell you that this poem is dedicated to all the female feticide that is practiced in India, where
female fetuses are killed in the womb itself. Ja in Sanskrit means born from. Ambuja, Nirja, Pankaja, Saroja, born from water. Synonymous for lotus. The flower that grows in mud, unstained like the sun rising from night. You were a lotus in my womb, cradled in the waters of my birth. I held on to you with my breaths, every inhalation filling your pink lungs with life for you to emerge unstained. But they wouldn't let you. They who wanted more sperms in the family than ovaries. They stained your immaculate body with knives. I've bled so much since then that when I walk, red liquid seeps from my feet. Like the Buddha, I leave. The next poem is dedicated to Yashodhara. As we all know, she was Buddha's wife. And one midnight, Buddha decided to, go out in the quest of enlightenment, and he left his wife and seven-day-old son, Rahul. Yashodhara. The upturned bowl of the night sky, glittering with stars, and your man walking out of your life, Yashodhara. Pay attention to the silence. Silence is the most willful mauler. The yellow fault of his robes, down into the darkness. Your bitter bed, cradling your gentle son, dried garnet drops bleeding from wounded fissures in tree barks. Clouds, winds, leaves, flowers have all lost speech. Light has washed color out to the brown raisin of mummies. Such stillness, Yashodhara, as though nothing will ever move again. Such grating vacuum, it could stifle enlightenment's voice. He will come back, but only to take away your 10-year-old son. His begging bowl, his legacy to his child. He will bequeath it to its rightful inheritor and walk away again, eastward, second time around. The upturned bowl of the night sky will appear, bereft of every star that ever was. Thank you. Thank you. So maybe the last poem, it's a very short one. I wrote this when my father passed away. It's called Gift. It is a gentle shape, this white moon my father gave me the night he passed away. It hangs under the window every night, a farewell gift. Leaves the skies quietly at dawn to slide into my throat all day. Some nights it returns, chipped, halved, sliced, imitating life, scarred like the face of pain, but always there, like a presence that's never left. Thank you so much. नीतू जी को हम बुलाते हैं। अब नीतू जी कविता पढ़ेंगी। आप अंग्रेजी में लिखती हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि एक कविता ये हिंदी की भी सुनाएंगी, और इसलिए सुनाएंगी कि यहाँ हिंदी के कुछ कवि बैठे हुए हैं। इसलिए पहले तुम्हें धन्यवाद, और नीतू जी से आग्रह है, और ये भी आग्रह है कि जिस विषय पर हम लोग सब लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, व्हाट पोएट्री मीन्स टू मी, इस पर बोले। और हम तो फिर उसके बाद अगर समय बचा तो हम चाहेंगे कि हाँ, इतने बड़े लेखक अनेक भाषाओं के हैं, अभी मैथिली की वीणा ठाकुर भी आ गई हैं,
और अशोक जी अरविंद जी भी आ गए हैं, और हेमंत जी हैं मराठी के, तुलसी रमन हिंदी के, मृत्युंजय और अश्विनी, और प्रवासिनी अभी थी यहाँ। हाँ, प्रवासिनी जी हैं हमारे, तमिल और तेलुगु के कवि यहाँ बैठे हुए हैं, और पंजाबी के भी होंगे। और तो हम लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा चाहें तो बाद में बात कर सकते हैं, बिल्कुल। समय बचने पे। जी, आप बोलें जरूर। जी. A very good evening. And the first poem that I'm here to talk about is called Half-Life. As a background, half-life technically means the time period taken for a radioactive substance to reduce to half. It reduces to half, and then half, and then half. And yet there is always this something जो रह जाता है, एक ऐसी चीज जो उसके अंदर रह जाती है. That's the title of my poem, Half-Life. Half-Life. Born at the turn of the century in a salubrious, secure, serene village, destiny decided to gift a tumultuous life. Marriage to her meant new dresses and gifts. Little did she know of responsibilities and loneliness in new households, but she adjusted. The business of marriage is too serious, you see. Then she heard a new word, Azadi. It meant the queen would have to leave, they explained, and we would get to decide our own destiny. In excited voices and sparkling eyes, they infused in her a new thought, Azadi. Ah, little did they tell her of partition and displacement. Maybe they too did not know. But it mattered little who knew what. The business of knowledge is too serious, you see. An unknown Cyril Radcliffe picked up a pencil in cold climes far away and coldly marked lines on faded papers. Lines that would smudge her life forever. Lines that wrenched apart families, lines that unraveled years and years of syncretic culture. Black lines that scorched the fields, lines that made neighbors turn upon neighbors, lines that became crimson red as blood ripped out of ripped hearts. Lines that snaked through houses and fields, meandered through rivers and streamed, climbed up through hills and mountains. They didn't know what to do with glaciers. Leaders fought where exactly the lines should have been. The business of lines is too serious, you see. India, the promised land, beckoned, trudging across dusty lanes as kafilas guarded themselves from attacks. She grabbed the small hand of a 2-year-old. On to India, where we would be free. The business of nation is too serious, you see. Ah, they did not tell her of hunger and disease, of lost families and tortured daughters, of marauding mobs and languishing swords, deadly trains and heart-wrenching cries. Then she did not want to know. She locked her heart and threw away emotions. The business of living is too serious, you see. Suddenly, quite unexpectedly, they told her they have reached India. Rows and rows of tents, snaking queues for food and medical help. Weary, hungry crowds with sunken eyes holding pools of sorrow. Is this India? She asked. Is this Azadi? The business of freedom is too serious, you see. Cutting through bureaucratic red tapes, dealing with clerks submerged under the enormity of the task, she accepted enemy property in lieu of lost lands. They did not tell her of pain and grief, of agony that would settle in the core of her heart. She buried it deep. The business of surviving is too serious, you see. Lines grew into pillars, then poles, barbed wires, concertina coils. Distrusting neighbors watched each other across barbed wires. Deep hatred and cynicism. The business of existence is too serious, you see. Successive wars with a conjoined twin, each resulting in no result. Vicious fighting in the land of nonviolence. Flags draped over coffins, slogans rending the air heavy. The business of partition is too serious, you see.
Nursing arthritic knees, she settled into a new role, raised a family, ingrained values, watched for her own. The blow came from within. Homegrown militancy raised an ugly head. A hydra-headed monster, it spared no one. She shuddered. Memories came flooding back. Left home, hearth, everything she had known, trudged a lonely path yet again. The business of protecting your own is too serious, you see. Delhi, the alien city, did not welcome. Smoke billowed from blackened chimneys, narrow-laned and squashed houses, small balconies masquerading as open fields. She bore them all. The business of subsisting is too serious, you see. And then it was 1984. They did not tell her of pain and anguish, of suffering and anxiety, of misery and desolation, of endless nights with silent screams that shriek into the darkness and echo into the galleries. The business of pain is too serious, you see. Where is home? Where is hearth? Where is the land and where are our own? Where is the promised land, she asks. And yet, she was very different. She blessed Cyril Radcliffe with all her heart. Why? We would be surprised. Well, millions are cursing him, that is why. She quoted the greatest man who walked this earth, the Mahatma. Forgiveness is an attribute of the strong. My culture teaches that forgiveness instills hope in a tomorrow that is just around the corner. Hope that cannot be extinguished by a million Radcliffes. The business of hope is too serious, you see. That was half-life. And that is what brings me to what is it that continues to remain within us. It is this hope and resilience. It is this what poetry means to me. The topic that we've been talking today, what is it that poetry does to us? Whatever might happen to us, whatever sorrow and whatever grief might come to us, whatever, there is one thing that is always going to stay with us. It is going to echo into our hearts. It is going to be something that is going to make sure that there is a tomorrow just around the corner. And poetry and the written word is what is going to take us there. So that is what brings me to my Hindi poem, दूसरा शहर. जानते हो, तुम्हारे जाने के बाद मैं एक दूसरे शहर में जा बसी. किताबों का शहर. यहाँ पन्नों के गली मोहल्ले हैं, कागज की सड़कें हैं और नई कई किस्म के लेख और अभिलेख हैं. शब्दों को मैंने वाक्यों के परिवारों में रखा है और जानते हो, फिर छंदों अनुछंदों का समाज भी बनाया. फिर भी शब्द पन्नों से फिसलकर कभी कभी दूसरे पन्नों पर यूं ही चले जाते हैं, अनायास, बिना कारण. मैं उन्हें कभी खींचकर, कभी मनाकर, कभी डांटकर, कभी डराकर वापस जरूर लाती हूं, पर फिर भी वे पाए जाते हैं दूसरे अध्यायों में और कभी कभी दूसरे खंडों में. यूं ही बतियाते, गप लगाते, कभी हंसते, कभी रुआसे. जानते हो, वो तुम्हारे बनाए कानून नहीं जानते, इसीलिए यूं ही चले जाते हैं कभी भी. Thank you. Thank you. And there's a last one called रंग. पहली बार रंगों का डब्बा पाकर कितनी खुश थी वे. रंग देगी पूरी दुनिया को अपने रंगों में. हरा, पीला, नीला, लाल, हर रंग घर की हर दीवार पर रंगा था तन्मयता से. माँ से पता चला रंग यहाँ वहां नहीं कर सकते और फिर रंग सीमित हो गए कागजों के दायरे में. स्कूल की टीचर से पता चला रंग केवल लकीरों के भीतर कर सकते हैं, उनके अपने असूल होते हैं. आकाश नीला ही बनाना होगा, घास केवल हरी हो सकती है. रंग सिमट गए नियम, कायदे, कानून के बीच. फिर कई साल बाद तुम मिले, रंग सजीव हो गए, आकाश में लालिमा धुली, रंग झूम उठे, वह रंगों से सरोबार हो गई. अनायास एक घड़ी में तुम चले गए, रंग रूठ गए, मत छोड़ गए मटमैले पीले कागज. लेकिन अब उसने रंगों का पिटारा खोला है. हरे, गुलाबी, नीले, जामुनी रंग
जिनके लिए ना कागज चाहिए ना कुची, वह रंग देगी अपना आकाश उंगलियों हथेलियों से और रच लेगी अपना खुद का अनोखा सतरंगी क्षितिज। Namaskar. Thank you. And because I am in such august company, with the consent of the House, I would want to present a copy of the book to you, sir. ये दो भाषाओं में एक साथ है, अंग्रेजी और हिंदी, और एक तीसरी भाषा भी है इसमें, इसमें बहुत से चित्र और रेखांकन। तो ये किताब के लिए पढ़ाई हैं और शायद इस पूरे मेले में ये पहला लोकल बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कविताओं के लिए और इस किताब के लिए भी। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच कई बड़े कवि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विनोद जोशी जी हैं, प्रवाल जी हैं, और अभी हमारे अष्टभुजा भी थे, लगता है वो कहीं चले। अच्छा, तो इसलिए हम लोग बात तो बहुत अच्छी कर सकते हैं सब लोग मिल करके कि कविता का उनके लिए क्या अर्थ है, लेकिन पहले हम लोग बोधिसत्व को सुनेंगे। बोधिसत्व हिंदी के अभी बड़े कवियों में है और साथ साथ फिल्मों में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। कई बहुत मशहूर फिल्मों के लिए इन्होंने पटकथा, संवाद, कथा लिखे हैं और बहुत लोकप्रिय हुए हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब ये मुंबई में चलते हैं तो बिना बॉडीगार्ड के नहीं चलते, तो ये इनकी लोकप्रियता है। और तो हमारे बेहद प्रिय कवि हैं हम लोगों के, और इतिहास को लेकर के भी इन्होंने बहुत काम किया। आज ये अपनी कविताएं पढ़ेंगे, इनके कई संग्रह हैं और बहुत समादृत हैं, बहुत प्रतिष्ठा हुई, अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए, अनेक सम्मान इनको मिले। और अभी ये बोलेंगे भी, थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि इनके लिए कविता का क्या मतलब है। असल में ये जो सत्र था वो 2 खंडों में था, लेकिन जो 2 लोग बोलने वाले थे वास्तव में वो आ नहीं पाए किसी वजह से, तो बोधिसत्व जी भी थोड़ा सा बोले, और मैं तो बोल ही चुका हूँ, और फिर हम लोग देखते हैं। नमस्ते अरुण भाई। मेरे लिए सबसे कठिन वक्त तब होता है जब ये स्थिति आती है कि मुझे कुछ कहना पड़े और मुझे कुछ बोलना पड़े, और लेकिन आप लोग हैं, आप लोग दोबारा पता नहीं कब मिलेंगे। और मैं लीलाधर जगूरी जी के लिए थोड़ी देर रुकता हूँ। हाँ, मैं रुका हूँ। हाँ, रुकेंगे नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि सभा में हिंदी के बहुत बड़े कवि और देश भर की सभी भाषाओं के कवि इस समय उपस्थित हैं। मेरी यह स्थिति नहीं है कि अरुण कमल जी के बाद मैं कोई वक्तव्य दे पाऊं, और प्रवाल जी, लीलाधर जगूड़ी जी, मृत्युंजय भाई, अश्विनी भाई, आभा, तुलसी रमन भाई, राजेश बादल जी, विनोद जोशी जी, अजय जी, हेमंत भाई, सबको प्रणाम करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए मैं 1-2 बातें कहना चाहूंगा। मेरे लिए सूक्तियों में कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि मेरे लिए कविता क्या है, लेकिन मैं उस दुविधा को रेखांकित करने की कोशिश करूंगा कि कविता क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। कविता जो है वो ब्रह्मास्त्र जैसा नहीं है कि हर चीजों का एक
अचूक उपाय हो उसके पास। विजय देव नारायण शाही जी का नाम आप सबने सुना ही होगा। उनकी एक बड़ी विख्यात पुस्तक है साहित्य क्या है। उस किताब के एक लेख के एक हिस्से में वो कहते हैं कि हिटलर के सारे जेलर अपने समय के और उसके पहले के सारे क्लासिक लिटरेचर से परिचित थे। फिर वो नाम लेते हैं कि कुछ जेलरों की डायरियों में गेटे, शेक्सपियर और उसके पहले के जितने बड़े यूनानी, होमर इत्यादि इत्यादि के उद्धरण उनके जेल डायरियों के पैरेलल मिलते हैं। शाही जी प्रश्न करते हैं कि क्या उनके हृदयों को कविता ने न छुआ होगा। आप सब जो यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं मतलब इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत का कोई भी साक्षर व्यक्ति या निरक्षर व्यक्ति भी वो लोकगीत के माध्यम से, धार्मिक प्रवचनों के माध्यम से, पाठ्यक्रमों के माध्यम से साहित्य या कविता या शायरी या जो भी उसका नाम आप दे दें, उससे परिचित नहीं हो। फिर हमारे समय और समाज में इतनी क्रूरता क्यों है? अगर कविता वो पारस पत्थर है जिसके छूते ही व्यक्ति द्रवित हो जाएगा, कारुणिक हो जाएगा, उदार हो जाएगा, तो वे कौन से तत्व हैं जो आपको उदार होने से, करुणाशील होने से रोकते हैं? आखिर वो कौन सी सामाजिक परिस्थितियां हैं, आखिर वो कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पर जाकर कविता का वह प्रभाव समाप्त हो जाता है? मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कविता वहीं प्रभावित करेगी जहां पर सहृदयता होगी, जहां पर सरसता होगी, जहां पर विचारों के दूसरे पक्ष उपस्थित होंगे। अन्यथा तानाशाह भी गाना गा सकता है, तानाशाह भी कविता को कोट कर सकता है, तानाशाह भी कह सकता है कि कविता बहुत पसंद करता है और वो लिख भी सकता है, उसका भी कविता संकलन हो सकता है, उसका भी कविता संग्रह हो सकता है। मैं बार बार ये कहता हूं कि मेरे लिए, मेरे नितांत निजी व्यक्ति के लिए कविता ने दूसरे के मन को समझने की एक कुंजी बनाई है। शमशेर बहादुर सिंह जी की एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, और उन भाई से माफी मांगते हुए कोट करूंगा, ध्यान दिलाते हुए कोट करूंगा। तबीयत जैसी बन जाती है फिर बनती ही जाती है, जो तन जाती है आपस में फिर तनती ही जाती है। कविता इस बात को कोट तो करती है, सलूशन नहीं है उसके पास। तो क्या मैं ये कहूं कि मेरे लिए कविता समय का दस्तावेज है? चलो माना कविता समय का दस्तावेज है, लेकिन जब मैं सुनता हूं कि बिहार या किसी राज्य में एक आदमी को 100 लोगों ने खंभे से बांध के मार दिया, उनके अपराधों पे नहीं जाऊंगा मैं, उन्होंने कुछ भी किया हो, क्या उन 100 के 100 लोगों ने कभी भी कविता नहीं पढ़ी होगी? या जो आदमी मारा जा रहा था उसने भी कभी कोई कविता नहीं पढ़ी होगी? तो कविता मुझे लगता है मनुष्य को मनुष्य बनाने का एक छोटा उपकरण है। मनुष्य अनेक चीजों से बनता है। पुराने दार्शनिकों ने, मेरे ख्याल से भर्तृहरि का कथन है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पक्षी विषाणहीन। तो उसमें उन्होंने साहित्य पे अपने को रोक नहीं दिया। साहित्य, संगीत, कला, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको मनुष्य बनाती हैं। हमने एक धागा नहीं बनाया। आपने जितने कपड़े पहने हैं, आप नहीं जानते कि कपड़े कहाँ से बन के आते हैं, लेकिन आप पहनते हैं। कभी आपने जिस छत के नीचे बैठे हैं,
इसके वास्तुविद का नाम आपको नहीं पता होगा। तो बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो हमको बसाहट की तरफ ले जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जो बसाहट के बाहर रह जाती हैं। क्या कविता का, साहित्य का, संगीत का न होना, होना सभ्यता के लिए, समय के लिए, समाज के लिए किस तरह जरूरी है, किस तरह जरूरी नहीं है, हमको इस पर भी विचार करना चाहिए। मेरा ही मानना है कि कविता आपको अगर उदार नहीं बनाती है, कविता अगर तुलसीदास जी के शब्दों में कहूं, सुरसर सम सब कह हित होई, कविता वही है जो सुरसर गंगा की तरह सबके लिए बराबर उपलब्ध हो। लेकिन क्या कह देने भर से उपलब्ध हो जाता है? मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, बच्चों की मजदूरी पर हजारों कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन बच्चे, हमारे देश को एक बाल मजदूरी पर काम करने के चक्कर में नोबेल प्राइज भी मिल गया सत्यार्थी जी को। लेकिन क्या बाल मजदूरी रुकी क्या? मेरा मानना है कि कविता का एक सामाजिक दायरा है। अगर हम इस हाल के बाहर निकल करके हिमाचल के सबसे बड़े कवि का नाम किसी से पूछें तो खोमचे वाला बोलेगा कि किसके बारे में पूछ रहे। तो मुझे लगता है कि कविता जो है उसको अपनी भूमिका पर, कवियों को अपनी भूमिका पर, शब्दों को उसकी भूमिका पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है भी और नहीं भी है। ये दुनिया जैसी चल रही है वो बिना कविता के उसी के आसपास चलती रहेगी, क्योंकि 4-6 हजार साल का जीवन जीने का एक ढर्रा, एक ढंग बन चुका है। मैं बहुत सारा समय इसलिए भी ले रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं आज समय ले सकता हूँ, अरुण भाई ने बोल ही दिया है। तो मैं 2 कविताएं पढ़ता हूँ सर। नहीं, 2 नहीं, क्योंकि 3:44 हो गए, 4 बजे तक का टाइम है, 16 मिनट है। तो पढ़ता हूँ। एक कविता मेरी अश्विनी भाई पढ़ेंगे, उसका अनुवाद और शायद मूल भी। तो पहली कविता है एक दिन। एक बात यहाँ ऐसे मैं बता दूं, मैं शीर्षकों के मामले में जो सूझता हो रख देता हूँ, क्योंकि शीर्षक कैसे भी हो, अगर कविता में कुछ नहीं होगा तो बहुत सारी बातें नहीं बनती है सर। एक दिन दुनिया के सारे पुल घुटनों के बल गिर जाएंगे। एक दिन दुनिया के सारे पुल घुटनों के बल गिर जाएंगे, सारे बांध हो जाएंगे धराशायी, सारी नदियां उनकी कैद से छूटकर अपने घरों को लौट जाएंगी। एक दिन दुनिया के सारे पुल और सारे बांध घुटनों के बल गिर जाएंगे, सारी नदियां उनकी कैद से छूटकर अपने घरों को लौट जाएंगी। बादल सिर्फ पानी का घर होने से इनकार कर देंगे, और कितनी भी ताकतवर हवा उनको उड़ाकर उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं ले जा पाएगी। एक दिन पहाड़ खेत बन हल की नोक के नीचे आ जाएंगे। एक दिन सारी रुलाइयों को आंसू मिल जाएंगे और सारे पौधे उनके टूटे हुए पत्ते मिल जाएंगे। एक दिन शब्दों के सब घाव भर जाएंगे। एक घास को एक पेड़ का जख्म रफू करने का अधिकार मिलेगा। एक दिन शब्दों के सब घाव भर जाएंगे, एक घास को एक पेड़ का जख्म रफू करने का अधिकार मिलेगा। एक दिन वह दिन जरूर आएगा जब आकाश महुए की तरह धरती पर चू जाएगा। एक दिन वह दिन जरूर आएगा जब आकाश महुए की तरह धरती पर चू जाएगा और कोई बूढ़ी औरत उनको बीन कर अपने घर ले जाएगी। एक दिन दुनिया के सारे पुल और बांध घुटनों के बल गिर जाएंगे, सारी नदियां उनकी कैद से छूटकर अपने घरों को लौट जाएंगी। अब एक कविता है
सुख सूचक शिलालेख। राज्य द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रजा हर प्रकार से सुखी है। राज्य द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रजा हर प्रकार से सुखी है। सूचित किया जाता है कि सुखी प्रजा के पास वह सब है जितना और जो जो राजा के पास है, मंत्री के पास है, अफसर के पास है, संतरी के पास है। सूचित किया जाता है कि अब सत्य का शासन है, सत्य का ही बोलबाला है। राज्य में कोई निर्धन नहीं, राज्य में कोई शोक नहीं, राज्य में कहीं अंधकार नहीं। सूचित किया जाता है कि पूरे राज्य में जो दुखी हैं वे द्रोही हैं। सूचित किया जाता है कि पूरे राज्य में जो दुखी हैं वे द्रोही हैं, वे शत्रु हैं सत्या के, वे विधर्मी हैं, वे झूठे हैं। सूचित किया जाता है कि राज्य में दुख का समूल नाश कर दिया गया है, अब केवल जय जयकार बचा है। सूचित किया जाता है कि धिक्कार अब व्यभिचार है, एक दंडनीय अपराध है क्षोभ। सरकार के सेवकों को दिया जाता है यह अधिकार कि राज्य में जो भी दिखाए दुख उसे सेवक समझाएं कि अलग नहीं होता सुख से दुख। सरकार के सेवकों को दिया जाता है यह अधिकार कि राज्य में जो भी दिखाए दुख उसे सेवक समझाएं कि अलग नहीं होता सुख से दुख। सूचित किया जाता है कि प्रजा के दुख से दुखी रहते हैं राजन भी, तो राजा को सुख देने के लिए प्रजा भूल जाए अपने सब दुख। सूचित किया जाता है कि दुख और दुखी प्रजा के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं। किसी दुखी की सहायता भी राजद्रोह माना जाएगा। सूचित किया जाता है कि न रोग है न व्यथा है, चतुर्दिक ऐसी बेजोड़ व्यवस्था है। सूचित किया जाता है शिलालेख और उसकी सूचनाओं पर विश्वास और आश्चर्य प्रकट करना, किसी भी तरह क्षति पहुंचाना, संदेह करना भी राजद्रोह है। मैं इन दो कविताओं के बाद अश्विनी भाई को बुलाता हूँ, किस कविता का अनुवाद करना। इस कविता का अनुवाद असद जयदीप साहब ने किया है। और मेरे लिए संकट ये हो जाता है कि जहाँ अरुण कमल भाई हो और बौद्धिक की कविताओं को पढ़ना और उसका अनुवाद करना भी एक खतरा है, पढ़ना भी खतरा है। तो मैं फॉर मी पोएट्री, आई मीन जस्ट वन लाइन, आई थिंक इंसानियत होने का मतलब ही पोएट्री है, उसके बचे रहने का मतलब ही पोएट्री है जी। तो विद दीज लाइन्स जस्ट टू लाइटन योर मूड, मैं अरुण कमल भाई को कहूंगा कि look at my own reality, I keep shuffling here and there like feminists do, juggling across many geographies of languages too. So मुझे भवानी प्रसाद मिश्र की एक लाइन याद आ रही है, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ, अब मेरी जुबान में नहीं, अब इसकी जुबान में, बौद्धिक की जुबान में, अंग्रेजी में असद जैदी की जो अनुवाद है सुनाता हूँ आपको, सुनिए। The poem is titled Rock Edict on Happiness. Henceforth it is notified that people in the realm are happy and fulfilled, that contentment reigns supreme, subjects have everything that the king has, the ministers have, ditto the officials. It is notified the truth rules, that truth had achieved complete hegemony, that nobody is poor in the realm, that the kingdom is totally free of suffering and darkness. It is notified that those in the realm who are sorrowful
are enemies of the state, are enemies of authority, are liars. It is notified that the sorrow has been banished from the kingdom, only the applause remains. It is notified. It is notified that the denunciation amounts to corruption, that rage is a punishable offense. The state functionaries are empowered with the authority to show anyone looking in distress that happiness and sorrow are not separate entities, they are the same thing. It is notified that the king suffers. It is notified that the king suffers when his subjects suffer. Therefore, to relieve him of undue burden, the subjects must forget their own. It is notified that now there is no place. It is notified that now there is no place for sadness and the melancholic people in the realm. Helping those in depression is an act against the state. It is notified that diseases and suffering do not exist anymore. The system has achieved all around perfection. It is notified that those who show disbelief or surprise that this rock addict on the rock or its content or try to damage it anyway shall be guilty of treason. Thank you very much. पहले तो मैं अपने सभी साथी कवियों को धन्यवाद देता हूं और आप सभी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूं कि आपने इस उत्सव के तीसरे दिन की लगभग अंतिम सत्र को इतना शानदार बनाया। अब मैं अपनी एक दो कविताएं पढ़ूंगा। इसमें एक तो बहुत शुरू की कविता जिसका शीर्षक है धार। शुरू में ताली बजने को हम लोग हूट करना मानते हैं और बाद में ताली बजे तो उसको अच्छा मानते हैं। तो इसका शीर्षक है धार। ये मेरे पहले संग्रह की कविता और बहुत पहले की, 40 साल से भी ज्यादा पहले की कविता है। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा? कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा? यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने, यह कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उनका बंधक। अपना क्या है इस जीवन में, अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल था। ये दूसरी कविता है। इसका शीर्षक है संबंध। ये मेरे चौथे या पांचवें संग्रह से है। पहले हमारे गांव में ये रिवाज था, अब या तो खत्म हो गया है या कम हो गया है, लेकिन ये कविता वहां से सिर्फ शुरू होती है, जिसको अंग्रेजी में टेक ऑफ करना कहते हैं। वो ये था कि किसी स्त्री को पहली बार बच्चा होता था और दूध उतरना थोड़ा कठिन हो जाता था, नहीं उतरता था, तो अंततः देवर को बुलाया जाता था और वो थन को मुंह में लेकर दूध उतारता था।
अब ये प्रचलन के बाहर है क्योंकि दवाइयां भी आ गई हैं सब। तुम हार गई, माँ भी और दादी, और तुम्हें घेर कर खड़ी थीं टोले की औरतें, जिनकी साड़ियों के कोर गीले थे। मुझे बुलाया गया, सब हट गईं एक एक कर, और माँ ने कहा, तुम इसका थन मुंह में लेकर खींचो। और माँ भी बाहर हो गई। खड़ा रहा मैं जैसे हत्या लगी हो। तुमने हुक खोले और गाय की बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखा। मैं कांप गया। दोनों स्तन इतने कठोर, और बच्चा रो रहा था एक और। नहीं कह सकता वह सुख था या शोक। मैं तुम्हारा देवर, तुम्हारा पति या पुत्र, मैंने कंठ में रोक लिया था वह दूध। हम अलग हो चुके हैं अब, अलग अलग चूल्हे हैं हमारे और अलग अलग जीवन। वह बच्चा भी अब सयाना है और तुम भी ढल गई हो। फिर भी मैं कह नहीं सकता यह कैसा संबंध है, मैं तुम्हारा देवर, तुम्हारा पति, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा। और हाँ, नहीं, मैं खुद भी समय का अतिक्रमण भी कर सकता हूँ। तो अब ये एक कविता है घोषणा, ये तीसरे संग्रह से है जो 1996 में संग्रह आया था। यानी कि आज की नहीं है, 1996 में तो संग्रह ही आया, उसके पहले की होगी। घोषणा। मैंने गौर से देखा और पाया कि राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं। मैंने गौर से देखा और पाया कि राष्ट्र के प्रधान के जीवन में नींद नहीं। मंत्रिमंडल की बैठक हमेशा देर रात, हर जरूरी फैसला आधी रात के बाद, फौज की तैनाती का हुक्म 2:30 बजे रात, विरोधियों की नजरबंदी का आदेश 2:45, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला मध्य रात्रि के इर्द गिर्द, विदेश यात्रा की उड़ान रात 2 बजे, विदेशी मेहमान का विमानपत्तन पर स्वागत 3 बजे, हत्यारों से मंत्रणा किसी भी क्षण जीवन में नहीं है। राजा चुपके से काटता है चक्कर रात में, नए नए भेष में, अलग अलग घात में, जो सोए उनके माथे से तकिया खींचता, फेंकता खलिहान में लुकाठी, मसुमात के खेत से मूली उखाड़ता। मसुमात विडो, लुकाठी मतलब लकड़ी जला करके फेंकना। फेंकता खलिहान में लुकाठी, मसुमात के खेत से मूली उखाड़ता, खोलता बदरू की पाठी, गुद्दा गटक फेंकता आंगनों में आठी, जीवन में नींद नहीं। आठी मतलब आम का जो गुठली। राजा चुपके से काटता है चक्कर रात में, नए नए भेष में, अलग अलग घात में, जो सोए उनके माथे से तकिया खींचता, फेंकता खलिहान में लुकाठी, मसुमात के खेत से मूली उखाड़ता, खोलता बदरू की पाठी, गुद्दा गटक फेंकता आंगनों में आठी, जीवन में नींद नहीं। माना कि वहां बहुत उजाला है, फिर भी रात में रात तो है ही। और इधर आलम ये कि 9 बजते बजते ढेर, और 10 तक तो देह के सारे पुर्जे खोल,
मैं विसर्जित हो जाता हूं नींद के महासमुद्र में। सो मैं भारत का एक नागरिक एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नींद मुझे राष्ट्र के सर्वोच्च पद से ज्यादा प्यारी है। और अब ये आखिरी कविता वो इसलिए कि ये इसका नाम दिया गया और पूरे देश में है आजादी के 75 साल पूरे होने पर। मैंने एक श्रृंखला लिखी है जो छपी भी है कई जगह, कुछ और कविताएं उसमें जुड़ भी रही हैं, और इसको आजादी का अमृत महोत्सव भी कहा जा रहा है। तो अमृत महोत्सव शीर्षक से उसमें से एक कविता, 20-25 कविताओं की वो श्रृंखला है, उसमें से एक कविता मैं सुनाता हूँ, ये अंतिम। वो इसलिए कि ये समारोह भी उसी को समर्पित है और ये हम सबके लिए इतनी बड़ी बात है। जब ये देश आजाद हुआ तो वहां से आजादी की एक परंपरा पूरी दुनिया में शुरू हुई। एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, सब जगह देश आजाद होना शुरू हुए और आज भारत दुनिया के उन थोड़े से देशों में है, नव स्वाधीन देशों में, जो अभी भी पूरी तरह स्वाधीन और सार्वभौम है। लेकिन ये कविता दूसरी है, अमृत महोत्सव। तुम सब सभासद श्रेष्ठी जन जो चख रहे हो अमृत, तुम जो छक रहे हो भोज अमृत पंक्तिबद्ध, भूलो मत उन वीरों को जिन्होंने अपने कंठ में धर लिया था हलाहल। भूलो मत उन योद्धाओं को जिन्होंने विष पिया था तुम्हारे लिए, हमारे लिए। और एक ग्रास उनके लिए भी जिन्होंने अमृत कलश फूटने से बचाए रखा बरसों बरस इतने भूकंपों में। तुम जो अमृत पी रहे हो भूलो मत कि अमृत भी एक नशा है। तुम जो अमर हो भूलो मत कि यह कलश केवल तुम्हारा नहीं था, कि करोड़ों करोड़ जन ने अभी देखा भी नहीं वो अमृत कलश। सिर्फ उन तक खबर पहुंची है कि एक अमृत कलश है, कि करोड़ों करोड़ जन ने अभी देखा भी नहीं वो अमृत कलश जो खड़े हैं बाहर इस महा महोत्सव से बहिष्कृत। भूलो मत कि समुद्र में अभी भी विष है अथाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों का सचमुच बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतने बड़े कवि यहाँ मौजूद हैं कि हम लोगों को बार बार बात कर रहे थे, हम लोग पढ़ने में संकोच हो रहा था। जहां हमारे देश के अत्यंत सम्मानित श्रद्धेय रघुवीर चौधरी से लेकर बिल्कुल नए कवि तक मौजूद हैं, तो मैं उन सबको हम सब प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। अब अगर अजय जी बैग देना चाहें तो दे सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत आप तो